नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे ALP का हो, असिस्टेंट लोको पायलट का, या टेक्नीशियन का, NTPC, ग्रुप डी, RPF या जूनियर इंजीनियरिंग, तो सभी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उन पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। RPF का डेट क्लियर हो गई है आपके एग्जाम की, तो अच्छे से मेहनत करते रहिए। ये हमारी 4th क्लास है रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो इसमें हम पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न या इसके साथ साथ जो संभावित प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें आप, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, अब देखो ये भी बड़ा सिंपल है। जैसे पिछली क्लास में पहला प्रश्न बड़ा सिंपल था, इसमें भी बड़ा सिंपल है। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी। ये ध्यान रखना है, आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1966 से 77 तक ये रही। पहली बार 1966 से लेकर 77 तक ये रही। 1966 से लेकर 1977 तक ये रही। उसके बाद 1980 से 1984 तक रही। कब तक? जब ये इनकी यहां मृत्यु हो जाती है, यानी कि मार दिया जाता है, इन पर अटैक कर दिया जाता है, मार दिया जाता है इनको, इनकी हत्या कर दी जाती है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पहला जो शुरुआत 66 से 77 तक लगातार रही, और फिर 1980 से 84 तक रही, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती। इनके बीच, इनके टाइम पीरियड में खास बात क्या रही? खास बात ये रही कि यहाँ पे 66 से 77 के बीच में, यहाँ पे 75 में, 1975 में आपातकाल लगता है। देश में आपातकाल लगता है। क्या लगता है? आपातकाल लगता है, यानी कि इमरजेंसी लगती है। ठीक है, क्या लगती है? इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो लगभग 2 साल तक चलती है। और अगर हम इमरजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें, संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 352 है, जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 352 किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। और वहीं राज्य आपातकाल की बात कौन सा आर्टिकल करता है? राज्य आपातकाल की बात करता है अनुच्छेद 356। क्या बात करता है? 356। और उसके बाद जो वित्त आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल की बात कौन करता है? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 बात करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जिस दिन आपातकाल लगा जून में, तो उस दिन को जो है ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, काला दिवस, है ना। ध्यान रखेंगे। विच इज द, अच्छा एक और चीज ध्यान रखें, इंदिरा गांधी के समय बहुत कुछ अलग काम हुए। जैसे पहली बार 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के समय ही हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये पहली बार हुआ था इंडिया में, नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी के समय। और दूसरा, बांग्लादेश बना, बांग्लादेश बना उस समय। इसके लिए 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। भारत पाक का युद्ध होता है, पाकिस्तान हार जाता है, और जो बांग्लादेश वाला एरिया पाकिस्तान के अधीन था, तो उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है। और फिर नया एक देश आता है विश्व में, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। आगे, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? 12वां प्रश्न भाई, बता दो जल्दी। आसान है ये तो। सबसे बड़ा डिजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो थार का रेगिस्तान, है ना। भारत की पूछ रहा है ना,
तो ये थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल रेगिस्तान, ठीक है, ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। ध्यान रखेंगे। वैसे आप जानते हैं अच्छे से कि रेगिस्तान में जो पानी है, पानी की उपलब्धता इतनी नहीं है, पानी की कमी बहुत है। वहाँ के जो व्यक्ति हैं रहने वाले, वो इस समस्या से जूझते हैं और कई लोगों की पूरी पीढ़ी निकल गई है इस समस्या से जूझते हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे बाड़मेर एक जगह है, बाड़मेर एक जगह है, तो बाड़मेर में बहुत ही संकट है। हालांकि नहर की व्यवस्था है वहां पे, लेकिन नहर इतनी गंदी हो गई है कि वो पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। लोग टैंकरों से पानी मंगाते हैं पर्सनल पैसा देकर और फिर उसे कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, कई दिनों तक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ध्यान देंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। भारत एक खोज, भारत एक खोज, तो बड़ी ही शानदार किताब है ये। आपको पूरा ऐतिहासिक ज्ञान भारत का इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नेहरू के द्वारा लिखी हुई किताब है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, और कुछ किताबें देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की किताब कौन सी है? तो महात्मा गांधी की किताब है, आत्मकथा है एक्चुअली इनकी, महात्मा गांधी की आत्मकथा, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कौन सी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अब यहां देखें और किताब कुछ, बाबरनामा, बाबरनामा, ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है, ठीक। एक है किताब प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एक किताब है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये किसकी किताब है? तो एम विश्वेश्वरैया की किताब है ये, किसकी? एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया की किताब है ये, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एक और खास किताब है जैसे कि ये अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की किताब है, अर्थशास्त्र कौटिल्य, या इन्हें आप चाणक्य कहें, चाणक्य, या आप इनको विष्णुगुप्त कहें, विष्णुगुप्त कहें, उनकी किताब है अर्थशास्त्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किताब अगर हम देखें तो एरिस्टोटल की एक किताब है द पॉलिटिक्स, क्या नाम है? द पॉलिटिक्स, ये किसकी किताब है? अरस्तु की किताब है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे चलें। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे छोटी स्टेट कौन सी है भारत की? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, जल्दी से बता दो भाई, एरिया के हिसाब से सबसे छोटी स्टेट। तो देखो भाई, गोवा सबसे छोटा है, 3702 किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है गोवा का, ये ध्यान रखना है। अब
गोवा को हमने बाद में लिया है, गोवा को भारत में बाद में मिलाया गया है, पुर्तगालियों के अधीन था ये, है ना। डिसिल्वा करके पुर्तगालियों के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनको भगा दिया, मतलब उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया, तो गोवा को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अभी गोवा में अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, गोवा है तो स्टेट, अभी गोवा है तो राज्य, लेकिन गोवा में अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है। गोवा के केसेस कौन देखता है, तो मुंबई का हाई कोर्ट जो है, कौन देखता है, मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है भाई, मुंबई हाई कोर्ट ये केसेस देखता है। हाँ, मुंबई हाई कोर्ट की एक ब्रांच जरूर बनी हुई है गोवा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखें, विच इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, बताओ भाई, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, भारत रत्न, भारत रत्न ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। कब शुरू हुआ, 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत होती है। भारत रत्न के बाद जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये आते हैं, है ना। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, तो ये है ना, और बाकी फिर ये सेकंड स्टेज पर, तो सर्वोच्च में भारत रत्न आ जाएगा, फिर ये आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक अमेंडमेंट होता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, ये संशोधन होता है। इस संशोधन के द्वारा क्या होता है, एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल 21A, 21A जोड़ा जाता है, और ये है आपका राइट टू एजुकेशन। ये क्या है, राइट टू एजुकेशन। तो ध्यान देना, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें कहा गया है 6 से 14 साल तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो जोड़ा गया है 21 में अमेंड करके, इससे पहले जो आर्टिकल केवल 21 है, आर्टिकल 21 ये बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, किसकी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है ये। ठीक है, और फिर उसी में अमेंडमेंट करके 21A जोड़ा गया, जो है राइट टू एजुकेशन। क्या है, राइट टू एजुकेशन। हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम शक्ति किसके पास है, अंतिम शक्ति किसके पास है, 17वां आंसर, 17वें का प्रश्न बताएं भाई। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर। भारत के संविधान को फाइनल इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है। आपने देखा होगा, जैसे केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस आया, है ना, और उसके बाद उससे पहले बेरूबारी यूनियन केस आया, बेरूबारी केस आया, है ना, और उसके बाद गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ केस आया। ठीक है, तो इनमें क्या है, ये केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अपना
निर्णय देता है और अलग अलग समय पर संविधान को परिभाषित करता है, संविधान के रूल्स को परिभाषित करता है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे को परिभाषित करता है। ठीक है, अब गोलक, अब बेरुवारी के केस में बोला पाठ नहीं होगा प्रस्तावना, केशवानंद भारती केस में बोल दिया, तो अपना ही खुद का डिसीजन भी पलट सकता है। जो पहले निर्णय दिया था अगर बाद में लगता है कि वो सही नहीं था तो उसमें चेंज करके दोबारा निर्णय दे सकता है। तो ये समय समय पर इंटरप्रेट करता रहता है सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास? तो आर्टिकल 141, आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, प्रोवाइड पावर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? जो मौर्य वंश था उसका फाउंडर कौन है? मौर्य वंश का फाउंडर कौन है भाई? तो देखो, मौर्य वंश में अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही संस्थापक है। कौन है संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। समय 322 बीसी। ठीक है, समय है 322 बीसी। अब यहां देखें आप, जो महाजनपद उभर कर आए थे, जो महाजनपद 16 महाजनपद आए थे, उसमें से सबसे पावरफुल महाजनपद मगध निकला, है ना, मगध निकला। ठीक है, अब मगध पर जो सबसे ज्यादा साम्राज्य जिसका चला वो मौर्य वंश है ना, मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के बाद फिर गुप्ता आ जाते हैं। कौन आते हैं? गुप्ता आ जाते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, मौर्य वंश की जो स्टार्टिंग है वो 322 से हुई और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल? सुलह ए कुल नाम की जो नीति है वो कौन से मुगल शासक ने इंट्रोड्यूस की? सुलह ए कुल। तो देखो, सार्वभौमिक शांति यानी कि यूनिवर्सल पीस और सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, ये इस पॉलिसी का मकसद था। तो ये जो पॉलिसी है सुलह ए कुल, सुलह ए कुल, इसका मतलब क्या है? सार्वभौमिक शांति और दूसरा सहिष्णुता। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल पीस, और ये है टॉलरेंस। ठीक है, इस पर आधारित थी। तो अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। तो अकबर ने सुलह ए कुल नाम की पॉलिसी स्टार्ट की। अकबर ने सुलह ए कुल नाम की जो पॉलिसी है वो स्टार्ट की। ठीक है, ध्यान रखेंगे अकबर आंसर हो जाएगा। यहां अकबर को देखिए आप, अकबर बिल्कुल भी साक्षर नहीं था और कम उम्र में राजा बन गया। इसने दीन ए लाही नाम का धर्म चलाया था। हिंदुओं के साथ जो व्यवहार था वो उसमें नरमी देखी गई, है ना। तो ये अकबर महान जिसे कहते हैं उसके बारे में है। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे वो कौन सा भारत का राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, समुद्र से जो सीमा लगती है तो वो गुजरात है दोस्त। 1600 किलोमीटर। कितना? 1600 किलोमीटर की तटीय रेखा, कोस्ट लाइन, तटीय रेखा गुजरात की है। तटीय रेखा सीमा गुजरात की है। ठीक है, लगभग 1600 किलोमीटर। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां
1857 की जो क्रांति है उसके बारे में है चीजें। 1857 की विद्रोह का स्वरूप एक दृष्टि में देखिए, इतिहासकार और विद्वान क्या कह रहे हैं और विद्रोह का स्वरूप क्या है, यहां समझने की कोशिश कीजिए। के मालेसन, ट्रेबिलियन और सर जॉन लॉरेंस व सीले, सर सैयद अहमद खां, ये क्या कह रहे हैं, इतने लोग, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। 1857 की जो क्रांति हुई उसके बारे में ये बोल रहे हैं ये सभी लोग, चाहे के मालेसन हो, ट्रेबिलियन हो, सर जॉन लॉरेंस या सीले या सर सैयद अहमद खान, क्योंकि सर सैयद अहमद खान भी कंपनी की जुडिशियल सर्विस में थे। तो ये सब लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पूरी तरह से सिपाहियों का विद्रोह था, यानी कि सिपॉय म्यूटनी। क्या है, सिपॉय म्यूटनी, ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या बोल रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में, यह स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, भारतीय लोग भी यही बोल रहे हैं। मिस्टर के एस बी चौधरी क्या बोल रहे हैं, एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, फेडरलिस्ट। और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डफ और मालेशन, ये जन क्रांति थी, यानी कि जनता ने क्रांति कर दी। बेंजामिन डिजरेली, अशोक मेहता, ये क्या कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। एल आर रॉस क्या कह रहे हैं, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था ये। और जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर क्या कह रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था ये। सर जे की क्या कह रहे हैं, श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था ये, ठीक है। रॉबर्ट्स एवं श्रीमती कूपलैंड क्या कह रही हैं, ये एक मुस्लिम विद्रोह कहा गया, ठीक है। पार्सिवल स्पीयर क्या कह रहे हैं, तो पार्सिवल स्पीयर कह रहे हैं प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास था ये। और टी आर होम्स क्या कह रहे हैं, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था ये। सावरकर क्या कह रहे हैं, पटाभी सीतारामैया और सावरकर क्या कह रहे हैं, यह एक प्लान्ड स्वतंत्रता संग्राम था, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। कार्ल मार्क्स, जिनकी फेमस किताब आपको याद रखनी है, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की जो फेमस किताब है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, 1857 को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा। कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा। और आप जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स क्रांति को सपोर्ट करते हैं, कार्ल मार्क्स सपोर्ट रेवोल्यूशन, क्रांति को सपोर्ट करते हैं। आर सी मजूमदार क्या कह रहे हैं, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने कहा ये कुछ नहीं था, समझ रहे, न तो ये राष्ट्रीय संग्राम था, न ये स्वतंत्रता संग्राम था, और न ही केवल स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्त आपको, ये फैक्ट्स, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास को शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।